मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी आप देखते रहेंगे और आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर देने से मेरा मनोबल ऊंचा हो जाता है। दो शब्द कमेंट्स में भी लिख दीजिए, मुझे हिम्मत आ जाती है कि भाई मैंने जो 10-5 मिनट का जो वीडियो बनाया मेरे दर्शकों को कहीं ना कहीं कुछ फायदा हुआ। वो हमेशा मैं आपसे आग्रह करता हूं। मेरा हर एक वीडियो शास्त्रों के आधार पर है और मैंने अपने अनुभव में डाला है। आज हम बात करेंगे एक बालिका की कुंडली में जिसमें चंद्रमा शनि का वियोग है और उसके साथ केतु भी है, द्वितीय भाव में है। दर्शकों, मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, इससे पहले भी कई बना चुका हूं वीडियो चंद्रमा शनि के वियोग के। बनाना क्या, मेरे तो ये वास्तविक कुंडली के हैं। चंद्रमा शनि का वियोग जो इस जीवन में आया है तो हमारा शास्त्र ये कहता है पूर्व जन्म में कि प्रताड़ित यानी जिसको कि पीड़ित किया गया है, माता हो या पुत्र हो, वे अपना प्रतिशोध लेने के लिए इस जन्म में पैदा होते हैं। जिस प्रकार सूर्य शनि का है इस प्रकार चंद्रमा और शनि का भी है। इनके ऐसा बालक जन्म हो जाने के बाद या तो खुद की अवनति है यानी माता की अवनति है। ये बहुत भयंकर पितृदोष है। समय रहते इसका उपाय कर लेना चाहिए। और चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है और शनि वैराग्य का कारक है। मन में के ऊपर ऐसा प्रेशर कर देगा, अब उसका कहीं पर भी मन नहीं लगेगा। शिक्षा की आयु है तो शिक्षा में परेशानी आएगी तो उसका दिमाग ही काम नहीं करेगा। और मन तो सबसे पहले चाहिए, मन तो सबसे पहले चाहिए। तो आपकी कुंडली में जहां पर भी बन रहा है, जिन भावों से बन रहा है, उन भावों की भी हानि तो होगी ही होगी, लेकिन आप ये समझ लीजिए आपका मानसिक बल भी कमजोर होगा। और जब मानसिक बल कमजोर हो जाता है तो बड़ी परेशानी आती है, जिसको कह देते हैं बुद्धि कमजोर, समझ लो, कुछ भी कह दीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे शुक्र पाप करती योग में। दर्शकों, वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों में से शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो आपके जीवन को ठाठ बाट से युक्त भी कर सकता है और नरक तुल भी बना सकता है। जीवन में शुक्र का बहुत महत्व है। मैं हमेशा बताता हूं शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र माता है, शुक्र बहन है, शुक्र स्त्री भी है और शुक्र गुप्त अंगों का स्वामी है। शुक्र भोग विलास का कारक है। शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला है, चाहे कन्या हो या पुरुष हो, दोनों के लिए हो। और पुरुष जातक के लिए तो विवाह का कारक भी शुक्र है, स्त्री जातक के लिए विवाह का कारक गुरु है। लेकिन शुक्र चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों के लिए अहम भूमिका निभाता है। और जब शुक्र पाप करती योग में हो जाता है तो उसका प्रभाव नहीं मिलता। सूर्य से अगर शुक्र आगे है तो अच्छा माना जाता है और सूर्य से पीछे है तो उसको भी शुभ नहीं माना जाता। तो पाप करती योग में अशुभता का प्रतीक है। दाम्पत्य सुख में परेशानी आती है और तलाक की स्थिति भी बन जाती है। तो दाम्पत्य सुख तो शुक्र ने देना है। कन्या के लिए विवाह का कराना गुरु की जिम्मेवारी है, लेकिन दाम्पत्य सुख सभी का शुक्र की जिम्मेवारी है। फिर अष्टम राहु, अष्टम स्थान पर राहु प्रवृत्ति दोष बनता है। उसके साथ साथ दसम भाव का स्वामी और भाग्येश का स्वामी, 9 भाव का स्वामी, इनकी भी स्थिति दाम्पत्य व्यवसायिक जीवन में परेशानी करती है। तो हमेशा मैं बताता हूं ये कुंडली के 12 भाव है। लगन लग्नेश है, स्वयं का प्रतिनिधि करता है। द्वितीय भाव धन का, तीर्थ पराक्रम का, चतुर्थ भाव सुख का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि वरदान का, छठा भाव रोग शत्रु ऋण का भी भाव है। 7वां भाव
जीवन साथी का भाव है, दाम्पत्य सुख देने वाला भाव है। अष्टम भाव गुण ज्ञान भी है, दबा हुआ खजाना भी है, और जीवन मृत्यु का भी भाव है। नवम भाव भाग्य भाव है, और दसम भाव कर्म भाव है, और एकादश भाव आमदनी का, तो द्वादश भाव खर्च का भाव है। तो चंद्रमा शनि का विषयोग जहां जिस भाव में बनेगा उससे संबंधित तो हानि करेगा ही करेगा, लेकिन मानसिक बल भी कमजोर होगा, जैसे मैंने आपको बता दिया। शुक्र कहीं पर भी हो, जैसे यहां हो, यहां हो, यहां हो, मान लिया यहां ले लेते हैं, शुक्र यहां हो, यहां पर भी पाप ग्रह हो और यहां पर भी पाप ग्रह हो, तो इसको बोला जाएगा पाप करती योग में, वो भी दिक्कत आएगी। और अष्टम भाव ये है, अष्टम भाव गुण ज्ञान मैंने बताया, दीर्घकालीन कष्ट का ही बताया, जीवन मृत्यु का ही बताया। उसके साथ साथ एक और चीज बता दूं, हमारे गुप्त अंगों का भी भाव है। और राहु ऐसे स्थान पर हो जाना, राहु भ्रम पैदा करता है, भ्रमित कराता है। और अगर कन्या की कुंडली ऐसी हो और जिसमें अष्टम राहु हो, तो शास्त्र ये कहता है विवाह के बाद उसका पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष, यानी मायका और ससुराल पक्ष दोनों में परेशानी खड़ी हो जाती है। क्यों? जब बच्चों की शादी हो जाने के बाद जब दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है, तो बार उधर से टेलीफोन, उधर जाना, उधर जाना, उधर जाना, क्या हुआ, ऐसा हुआ, मतलब यही बात चली जाती है, भाई समझौता समझौता, क्या करे, ऐसा हो गया। और एक दूसरे के ऊपर दोष लगने के अलावा किसी के पास कोई चारा नहीं है। इसलिए समय रहते हुए दिखा लो कि आपका पुत्र हो या कन्या हो, जहां पर अष्टम राहु सबसे बड़ा प्रतिकूल दोष है। दशमेश, ये दसम भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी। इसकी स्थिति दो तीन स्थिति होती है, परस्पर दूसरे बार में हो तो व्यवसाय में हानि करती है। आदमी सोचता है कभी मेरा नंबर आने वाला है, लेकिन नंबर रह जाता है। लेकिन अगर दसम भाव का स्वामी 12वें में गया हो और भाग्य भाव का स्वामी 6ठे में गया हो, तो आप एक दूसरे को देखते हैं, तो उसमें भी नौकरी के लिए आदमी सोचता है नंबर आएगा आएगा, लेकिन आता नहीं, चूक जाता है, परेशानी आती है, दिक्कत डाल करके आता है, इतना आसानी से नहीं आता। तो इन्हीं चंद बातों पर विश्वास करेंगे, क्या नाम, विचार करेंगे। एक और योग बता दूं, आपकी कुंडली में शुक्र कहीं भी हो, शुक्र और गुरु परस्पर केंद्र में हो। परस्पर केंद्र मतलब मीन्स गुरु यहां भी हो सकता है, ठीक है ना, शुक्र यहां हो सकता है, यानी गुरु यहां है तो 1 2 3 4 केंद्र में चला गया, तो परस्पर केंद्र में हो और शुक्र से भी गुरु केंद्र में आए, तो ऐसे जातक के पास धन के योग हमेशा होते हैं, धन आता रहता है, लेकिन बलवान स्थिति में होना चाहिए। अगर वो पाप करती योग में होगा तो कहीं धन नहीं आएगा, फिर ठेंगा ही दिखाएगा, फिर कुछ नहीं होगा। आइए बात करते हैं जाते बालक की कुंडली क्या कहती है। चंद्रमा शनि का विषयोग, शुक्र पाप करती योग में और अष्टम राहु। बालिका का जन्म 15/4/2008 शुक्ल पक्ष एकादशी मगा चरण 1 मंगलवार को हुआ। मगा चरण 1 नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र माना जाता है। शास्त्र ये कहता है ऐसा नक्षत्र माता के लिए भारी होता है, माता के लिए भारी होता है, इसकी शांति करा लेने का विधि विधान है। तो ऐसी बात देखते हुए आगे बढ़ते हैं, क्या कहती है कुंडली। मंगलवार दोपहर को 12:55 हुआ। करक लगन के 10 डिग्री 11 अंश है। द्वितीय भाव में शनि चंद्रमा केतु तीनों बैठे हुए हैं। शनि 7 डिग्री, चंद्रमा 2 डिग्री, केतु 0047। छठे भाव में गुरु अपनी राशि में 27 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है, मृत अवस्था में है। अष्टम में राहु 0047 है और शुक्र उच्च राशि में 17 डिग्री 13 मिनट लेकर के बैठा है। सूर्य 1 डिग्री 43 मिनट पर है, तो बुध अस्त 36 लेकर के है। और द्वादश भाव में मंगल है। मंगल पंचम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है। द्वादश भाव में 23-26 लेकर बैठा हुआ है। और शुक्र की महादशा चल रही है 2033 तक। तो शुक्र रेवती नक्षत्र में उच्च राशि में। नवास की बात करें तो विष नवास में सूर्य आ गया। जब विष नवास में सूर्य आ गया तो शास्त्र ये कहता है
कि जब विश्व निवास में सूर्य होता है तो सूर्य आत्मा का कारक है, आत्मा दुखी होगी। पिता का कारक है, पिता दुखी होगा। प्रशासन का कारक है, प्रशासन में कमी आएगी। सम्मान का कारक है, सम्मान में कमी आएगी। तो इन सारी चीजों में कमी का कारण बनेगा। और पुष्कर निवास है मंगल गुरु आगे। मंगल गुरु या कोई भी ग्रह जब पुष्कर निवास में होता है तो अपने भावों को पुष्ट करता है। अगर वो अकारक है तो उसको बलिष्ठ मिल जाती है, तो वो फिर वो अशुभ फल ही देगा। तो ये भी बात करेंगे। अभी बात करते हैं चंद्रमा शनि का विषयोग। जैसे मैंने बताया दोस्तों, चंद्रमा शनि का विषयोग द्वितीय भाव में है। राहु भी देख रहा है और केतु भी साथ में है और बढ़ावा दे रहा है। मानसिक बल कमजोर तो होगा ही होगा। और द्वितीय भाव धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, कुटुंब से परेशानी आएगी। तो राहु भी उसको देख रहा है जब केतु आ गया। और शनि सप्तमेश भी है, अष्टमेश भी है। तो सप्तमेश शनि है और राहु केतु से पीड़ित है। विवाह में भी परेशानी आएगी, दाम्पत्य सुख में भी परेशानी आएगी। तो सप्तमेश शनि पीड़ित है। और चंद्रमा पीड़ित है। चंद्रमा लगन है, करक लगन का स्वामी है। दर्शकों, करक लगन वालों को वैसे ही वो भावुकता ज्यादा होते हैं। मैं लगन में करक राशि के प्रभाव से बता रहा हूं। भावुक ज्यादा होते हैं, इतने भावुक होते हैं, अपने भावुकता में वो अपना भी भला बुरा सब भूल जाते हैं और उनको दाम्पत्य सुख कम मिलता है। हमारे जो विद्वान हुए हैं, हम तो कुछ नहीं, सिर्फ 3 अक्षर सीखा। वो कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र का भी जन्म करक था, तो जैसा उनका दाम्पत्य सुख हुआ तो ऐसा समझ लो भाई। समझने वाली बात है, कैसे भी समझ लो। चंद्रमा लग्न से पीड़ित है, शनि का प्रभाव है, केतु का प्रभाव, राहु का प्रभाव है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि इनके पूर्वजों की मृत आत्माएं ऐतित योनि में है, प्रेत योनि में है। शुक्र पाप करती योग में है। शुक्र पाप करती योग में, शुक्र उच्च राशि में, भाग का स्वामी है। पाप करती योग में सुख से द्वितीय सूर्य, द्वादश में राहु है। फल नहीं देने वाला। शादी कन्या है, हो जाएगी क्यों, गुरु कराने वाला है। लेकिन अगर ऐसा पुरुष जातक है तो उसको शादी में भी बनाएंगे। आप अपनी कुंडली निकाल कर देख लो, ये अशुभ योग है। शुक्र अपना फल नहीं। और शुक्र यहां पर एकादश भाव का स्वामी उच्च राशि में आ जाता है तो लक्ष्मी योग बन जाता है। अगर एकादश भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी 9 भाव में उच्च राशि में हो तो लक्ष्मी योग बन जाता है। लेकिन वो लक्ष्मी योग भी भंग हो गया क्योंकि पाप करती योग में आ गया, पूरा फल नहीं मिलेगा। अष्टम राहु, अष्टम भाव में राहु है। राहु यहां से द्वादश भाव को देखेगा, खर्चा बेकार का कराएगा। द्वितीय भाव को देखेगा, धन की हानि होगी, कुटुंब में परेशानी होगी और कुटुंब वाले ईर्ष्या करेंगे, कुटुंब वाले धोखा देंगे या आप कुटुंब को धोखा दोगे। कोई ना कोई चीज होगी। मायावी है राहु। और 9 दृष्टि से यहां पर चतुर्थ भाव को देख रहा है, सुख की हानि होगी, पर्वपित दोष है। इसके साथ साथ राहु संबंध में परेशानी देता है। पति पत्नी के संबंध में राहु परेशानी देता है, 2 विवाह भी करा देता है या और अलगाव की स्थिति भी पैदा कर देता है। मतलब दाम्पत्य सुख को लेकर के जितने भी अशुभता गिनी जाए तो अष्टम राहु वो देने के लिए तैयार रहता है। मैं यहां बताऊंगा नहीं क्योंकि कन्या की लड़की है, लेकिन इतना समझो जितनी भी अशुभता, दाम्पत्य में मधुरता कम हो, कारण कितने भी हो, तो अष्टम राहु देता है। दसवें द्वादश भाव में, दसम भाव का स्वामी द्वादश भाव में और भाग्य छठे भाव में और भाग्य गुरु छठे भाव में। यहां पर बड़ी क्रिटिकल वाली बात आ रही है। गुरु अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, छठे भाव में है। छठा भाव रोग शत्रु देने वाला है। रोग शत्रु ऋण से संबंधित करता है। छठा भाव पंचम दृष्टि से देख रहा है, दसम भाव को कुछ देगा। लेकिन अगर यहां पर गुरु नहीं होता, जैसा हमने बताया कि अगर नवम भाव का स्वामी अष्टम में हो, दसम भाव का स्वामी द्वादश में हो और दसम भाव को कोई नहीं देख रहा है तो व्यवसाय में परेशानी आएगी। यहां पर क्योंकि गुरु है, छठे भाव का स्वामी है, रोग भी देगा, शत्रुओं से भी परेशानी होगी और भाग्य का भी साथ देगा। तो यहां पर दसम भाव को कुछ बढ़ाएगा। दशमेश को भी देख रहा है लेकिन पूर्ण फल नहीं देगा।
जो छठे भाव का स्वामी है, अपने नेसेसरी गुण जरूर देगा। नव दृष्टि से देख रहा है द्वितीय भाव को, कर्ज की स्थिति पैदा करेगी। यहां से ऐसा सोचो, यहां से गुरु दसम भाव में काम कराएगा, काम कराने के बाद और धन को यहां से भी लेकर के और यहां से भी जो आया उसको भी लेके खर्च कर देगा, बहुत खर्चीला होगा। और ऐसे जातक का रुझान थोड़ा स्वीट खाने की तरफ भी ज्यादा हो जाता है। हाँ, ये जरूर है कि छठे भाव में गुरु जो है, गुरु ज्ञान है, वो दुश्मनों से लड़ता नहीं है, अपनी टैक्टिस से, ज्ञान के से उनमें काबू पा लेता है। अच्छा, इसे याद आता है। तो ये स्थिति गुरु की रही। खास विशेष जो मैंने बताया, गुरु से शुक्र परस्पर केंद्र, गुरु से चौथे भाव में शुक्र है और शुक्र से सातवां, आठवां, नौवां, दसवां भाव में गुरु है, तो ये परस्पर केंद्र में है। अगर आपका भी ऐसा परस्पर केंद्र में हो गुरु और शुक्र का संबंध, तो आप देखोगे हमेशा आपके पास धन की आमदनी आती रहेगी। लेकिन इसकी स्थिति में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? अगर शुक्र यहां पर बाधित हो गया, पाप करती योग में आ गया, इसमें नहीं आएगी। लेकिन योग अपने आप में फलीभूत है। पुष्कर नवास में मंगल और गुरु है। मंगल शिक्षा देगा और यहां पर दसम भाव को भी ऊंचा उठाएगा। लेकिन भाग्येश गुरु का ये जो आया, वो फल तो देगा, मंगल को भी देख रहा है, क्यों? गुरु की दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, और ये गुरु भाग्येश भी है। लेकिन जितना कमाएगा उतना खर्च कर देगा, ये एक बात समझ में आया। और कोई ग्रह यहां होता जिसकी दृष्टि पंचम नहीं होती तो कुछ नहीं देता, लेकिन गुरु है, रोग शत्रु रोग भी देगा। हमने पहले भी बताया है कि राहु केतु को आसानी से उपाय हो जाता है, लेकिन गुरुदेव जब ऐसी स्थिति में हो, भाई अपनी राशि में है, अपने घर में बैठे हैं, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, छठा भाव में बैठे हैं, छठे भाव का काम है रोग शत्रु और ऋण पैदा करना, तो वो पैदा करेंगे, उसी काम के लिए है। वो पुष्कर नवास में आ गए, भाग्य का भी साथ देंगे, भाग्य भी देंगे। अब भाग्य पाप करती योग में आ गया, वहां पर बंदिश लग गई। ये सारी चीजें हैं। पुष्कर नवास अपनी जगह पर है और पाप करती योग अपनी जगह। जहां शुक्र पाप करती योग में, तो नौ भावित पाप करती योग में हो गया, उसको गुरु जी कुछ नहीं कर सकते, तो वो भी झेलना पड़ेगा। तो इसलिए परेशानी ही परेशानी आएगी। मगा एक माता के लिए शुभ आ गया, जहां पर अष्टम राहु आ गया और सप्तमे शनि, यहां पर राहु केतु से पीड़ित आ गया, चंद्रमा शनि का विक्षोभ आ गया, धन की हानि होगी और पूर्व जन्म का कर्मों का पर्व दोष हो गया। ये सारी समस्याएं आ गई। शादी में रुकावट हो गई, क्यों? सप्तमेश भी पीड़ित है और शुक्र बन गया। शुक्र मतलब गुरु शादी करेगा, मतलब दाम्पत्य जीवन परेशानी भरा रहेगा, मधुरता नहीं रहेगी। और अष्टम राहु से मैंने अनुभव में देखा है, कितने भी अच्छे योग होने दो, अष्टम राहु में झटका जरूर लगा देता है। बच्चे अगर कन्या हो तो साल 2 साल घर में बैठी रहती है, शादी होने के बाद जाते आते जब दशांतर दशा जब उतर जाती है, तब कहीं जाके समझौता भी हो जाता है और नहीं तो तलाक भी हो जाता है। ये निर्भर करता है उसकी दशाएं कब आती हैं। अगर ये दशाएं ओल्ड एज में आएंगी तो फिर कुछ नहीं होगा। अगर मध्यांतर में आगे स्टार्टिंग में आगे, अभी तो गुरु की शुक्र की दशा चल रही है, तो फिर परेशानी आ जाती है और वैसे ही जीवन में नोक झोंक चलती रहेगी। तो कहने का मतलब यह है, बालिका का शिक्षा का स्तर कमजोर हो गया, तो मानसिक बल कमजोर हो गया, दाम्पत्य जीवन अशुभ हो गया, सप्तमे पीड़ित हो गया, एक से अधिक विवाह भी हो सकते हैं, अष्टम राहु हो गया, प्रवृत्ति दोष हो गया, शनि चंद्रमा का विक्षोभ हो गया जो कि धन की भी हानि कर रहा है, मानसिक बल भी कमजोर कर रहा है, पूर्व जन्म के कर्मों का। बालिका का जन्म सुधारने के लिए अभिभावक को पितृदोष निवारण करना चाहिए। पितृदोष निवारण करके ऐसे जातक को चंद्रमा का रतन या गले में धारण करना चाहिए और विवाह से पहले कुंभ विवाह कर लेना चाहिए। यही है उपाय। फल तो श्री प्रभु हो देंगे। आपके अगर कर्म इस उपाय से धुल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो भाई कर्म भोग तो भोगना पड़ेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।